तारांकन अध्याय 15 रहस्यमय भावर। ध्यान दो। एक मजदूर शिष्य ने बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वें स्थान वाले युवराज को 3 महीने बाद जीवन मृत्यु अखाड़े पर लड़ने की चुनौती दी है। सब लोग 3 महीने बाद देखना याद रखना। एक मजदूर शिष्य ने बाहरी दरबार रैंकिंग के एक्सपर्ट को चुनौती दी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? क्या तू उस मजदूर शिष्य की बात कर रहा है जिसने रैंक पार करके देव को हराया था? बिल्कुल वही। उसके अलावा और कोई मजदूर शिष्य इतना जबरदस्त है क्या? ये मजदूर शिष्य सच में कमाल का है। पहले बाहरी दरबार शिष्य को चुनौती दी, अब बाहरी दरबार रैंकिंग के एक्सपर्ट को चुनौती दे दी। भले वो मौत को बुला रहा हो, पर उसकी हिम्मत की तो तारीफ करनी पड़ेगी। डॉट 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 डॉट। ज्यादा टाइम नहीं लगा कि आरव के बाहरी दरबार शिष्य को चुनौती देने की खबर पूरे बाहरी दरबार में फैल गई, और यहाँ तक कि साथ साधना शिखर पर मौजूद कुछ बाहरी दरबार रैंकिंग के एक्सपर्ट्स तक ने भी सुन लिया। नश्वर लोक के 6ठे स्तर वाला पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट को चुनौती दे रहा है। अनजान लोग वाकई निडर होते हैं। ये बात एक बाहरी दरबार रैंकिंग के एक्सपर्ट ने कही जब उसने आरव के युवराज को चुनौती देने की खबर सुनी। भले युवराज बहुत मजबूत नहीं, पर वो ऐसा नहीं जिसे नश्वर लोक का 6ठा स्तर वाला चुनौती दे सके। मैं साथ साधना शिखर से बहुत टाइम से नहीं निकला। अब तो मजदूर शिष्य भी इतने घमंडी हो गए। नश्वर लोक के 6ठे स्तर वाला पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट को चुनौती दे रहा है। दिलचस्प। चाहे बाहरी दरबार शिखर हो या साथ साधना शिखर, आरव की चुनौती की खबर इस वक्त दोनों जगहों पर फैल रही थी। इस पल आरव का नाम सच में पूरे बाहरी दरबार में फैल चुका था। ठंडी हवा खाए। आरव के साथ साधना शिखर पहुंचने के बाद उसने ऊंचे दर्जे की पीली रैंक वाली तलवार तकनीक निकाली जो उसे एक गुरु से मिली थी, ऊर्जा चीर तलवार तकनीक, और ध्यान से पढ़ने लगा। अभी उसे सख्त जरूरत थी ताकत बढ़ाने की। ऊर्जा चीर तलवार तकनीक, ऊंचे दर्जे की पीली रैंक तलवार संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने बनाई थी। इसमें 10 स्तर हैं और हर स्तर पर एक तलवार ऊर्जा निकाली जा सकती है। पूरी तरह साध ली जाए तो 10 तलवार ऊर्जा एक साथ चलाई जा सकती है जो सामने की हर चीज को साफ कर दे। ऊर्जा चीर तलवार तकनीक का वर्णन पढ़ते हुए आरव को किस्मत का एहसास हुआ कि जब वो पहले जीवन मृत्यु अखाड़े पर देव से लड़ा था, देव ने सिर्फ पहला स्तर सीखा था, और अगर देव ने कुछ और स्तर सीखे होते तो उसके लिए खतरा होता। आगे पढ़ते हुए आरव का चेहरा भारी हो गया। ऊर्जा चीर तलवार तकनीक बहुत जबरदस्त थी, और यहाँ तक कि थोड़ी डरावनी थी। सिर्फ सीधे 10 तलवार ऊर्जा चलाना ही डरावना नहीं था, पर ऊर्जा चीर तलवार तकनीक ऊर्जा चीर कर सकती थी, और मतलब तलवार ऊर्जा बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में आ सकती थी। तलवार ऊर्जा की दिशा बदली जा सकती थी। जब सोचा कि 10 तलवार ऊर्जा दुश्मन पर अलग अलग दिशाओं से हमला करे, तो आरव थोड़ा एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। पर जल्दी ही वो शांत हो गया क्योंकि तलवार ऊर्जा की दिशा बदलना बहुत मुश्किल था। इसके लिए गुण ऊर्जा पर कंट्रोल एक हैरतअंगेज डिग्री पर होना चाहिए था, और इस तरह की डिग्री कुछ बाहरी दरबार गुरुओं के पास भी नहीं थी। आरव ने गहरी सांस ली और ग्रंथ रख दिया, और फिर तलवार पकड़ी और ऊर्जा चीर तलवार तकनीक के चलाने के तरीके के हिसाब से धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू की। चाहे छोटी बहन के लिए हो, माँ के लिए हो, या खुद के लिए हो, वो पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि इस दुनिया में जहाँ ताकत की इज्जत है, ताकत के बिना किसी की इज्जत नहीं होती या बोलने का हक नहीं होता। जैसे अभी युवराज की ताकत उससे ज्यादा थी, तो युवराज उसे मर्जी से मार सकता था और संप्रदाय के नियम नजरअंदाज कर सकता था। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। वो ये बात समझ गया था जब वो शांतिपुर में था, पर तलवार संप्रदाय आने के बाद उसे इस बात की गहरी समझ मिली। अगले कुछ दिनों में खाने के लिए रसोई जाने के अलावा आरव ने हर एक दिन ठंडी हवा खाई में कड़ी साधना में बिताया, और वो खाई में ही सोया भी। बाहरी दरबार गुरुओं की दी हुई नस बचाव गोली और बिटिया के दिए ऊर्जा पत्थरों के साथ वो बिना किसी रुकावट के साधना कर सकता था। चटक। आरव एक विशाल चट्टान पर खड़ा था जबकि काली लोहा तलवार हाथ में लगातार घुमा रहा था। अगर कोई और यहाँ होता तो वो जरूर हैरान रह जाता, क्योंकि हर बार जब आरव काली लोहा तलवार घुमाता तो सिर्फ हवा फटने की गूंजती आवाज ही नहीं आती, वो पीछे कुछ तलवार की परछाइयां भी छोड़ देता। हवा फटने की गूंजती आवाज निकालने के लिए कितनी ताकत चाहिए? तलवार की परछाइयां छोड़ने के लिए तलवार कितनी तेज होनी चाहिए? बेसिक तलवार तकनीक का अभ्यास पूरा करने के बाद आरव की तलवार जमीन की तरफ तिरछी थी, और उसकी आंखें हल्की बंद थी जबकि चेहरा शांत था। वो एक ध्यान में बैठे साधु जैसा था। आरव का चेहरा थोड़ा पतला था, नैन नक्श सुंदर थे, और काले घने बालों के साथ। भले उसे सुंदर लड़का न कहा जाए, पर वो काफी हैंडसम था। इस पल
आरव शरीर में बची हुई हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और उन्हें दांतियन से हाथ में काली लोहा तलवार की तरफ ले जा रहा था। पर शरीर में वो तार सी गूढ़ ऊर्जा नटखट बच्चों जैसी थी और चाहे आरव उन्हें कितना भी उकसाए, वो ऊर्जा चीर तलवार तकनीक के चलाने के रास्तों पर चलने से मना कर देती। कुछ और मिनट बाद कई पसीने की बूंदें धीरे धीरे आरव के माथे से बहने लगी। वो भौहों से गुजरी, बंद आंखों से गुजरी और होठों की तरफ बह गई। ठंडी हवा चली और जंगल में पत्ते सरसराए। कुछ पीले सूखे पत्ते आसमान से धीरे धीरे गिरे, जबकि विशाल चट्टान पर जवान अभी भी सीधा खड़ा था जैसे मूर्ति। करीब 1 घंटे के टाइम बाद अचानक आरव के हाथ में काली लोहा तलवार हल्की सुनहरी चमक से भर गई और वो हल्की सी कांपी जैसे जिंदा हो गई हो। एक पल की खामोशी के बाद आरव की आंखें अचानक खुली और उनसे बहुत साफ ठंडी चमक निकली। आरव ने हाथ में काली लोहा तलवार पकड़ी और अचानक दूर एक विशाल पेड़ की तरफ घुमाई। ऊर्जा चीर तलवार तकनीक, आरव ने दिल में धीरे से बोला। उसके बाद एक हल्की सुनहरी तलवार ऊर्जा काली लोहा तलवार की नोक से चमक कर निकली। धम, एक विशाल पेड़ जिसे घेरने के लिए कुछ लोग चाहिए थे और जो आरव से 10 मीटर से ज्यादा दूर था, इस धमाके के साथ 2 टुकड़ों में कट गया और कटने की जगह शीशे जैसी चिकनी थी। गड़गड़ाहट, पेड़ का ऊपरी आधा हिस्सा जमीन पर गिरा और अनगिनत धूल मिट्टी हवा में फैल गई। जमीन पर गिरे पेड़ को देखते हुए आरव का थका हुआ सा चेहरा एक्साइटमेंट नहीं छुपा पाया। दिन रात 6 दिन साधना करने के बाद उसने न सिर्फ बेसिक तलवार तकनीक को फिर से सुधारा, उसने ऊर्जा चीर तलवार तकनीक को भी पहले स्तर तक साध लिया। वो एक्साइटेड कैसे न होता। अचानक खालीपन का एहसास आरव के दिल के नीचे से उठा। ये गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह खत्म होने का एहसास था। लगता है जब तक नाजुक पल न हो, वरना मैं बेधड़क ऊर्जा चीर तलवार तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाथ में काली लोहा तलवार को देखते हुए आरव कड़वी हंसी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। भले ऊर्जा चीर तलवार तकनीक जबरदस्त थी, गूढ़ ऊर्जा की खपत बहुत डरावनी थी। जैसे अभी उसने सिर्फ एक तलवार ऊर्जा चलाई, पर शरीर में गूढ़ ऊर्जा खत्म हो गई। आरव ने एक ऊर्जा पत्थर निकाला और हाथ में पकड़ा, फिर उसके अंदर की ऊर्जा सूखने लगा। ऊर्जा पत्थर में गूढ़ ऊर्जा उसके शरीर में घुसी और तुरंत रहस्यमय छोटे भावर ने सोख ली। अचानक आरव ने त्योरी चढ़ाई, क्योंकि छोटे भावर ने उसे हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा नहीं दी जैसे पहले देता था। फिर कुछ हुआ क्या? जब यहाँ तक सोचा, आरव थोड़ा घबरा गया और उसने मन को शरीर में डुबोया। पर वो इस बार छोटे भावर में घुस ही नहीं पाया। पहले वो आध्यात्मिक ऊर्जा से छोटे भावर में घुस पाता था, पर इस बार जैसे छोटे भावर पर कुछ था जो उसे रोक रहा था, जिससे वो छोटे भावर के अंदर की हालत नहीं देख पा रहा था। जब ये देखा, वो घबराहट का एहसास आरव के दिल के नीचे से पूरी तरह फैल गया और उसने जल्दी से 10 से ज्यादा ऊर्जा पत्थर निकाले और सूखने लगा। पर पहले जैसा ही था, गूढ़ ऊर्जा तुरंत छोटे भावर ने सूख ली, पर हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा अब भी नहीं निकली। भाई, अब तू क्या खेल खेल रहा है? आरव का चेहरा थोड़ा बदसूरत था जब देखा कि छोटा भावर सिर्फ लेता है पर देता नहीं। क्या छोटे भावर का इरादा पहले जैसा करने का है? जल्दी ही आरव ने इन ख्यालों को नकार दिया। वो और छोटा भावर एक ही जिस्म थे। अगर वो गूढ़ ऊर्जा नहीं सूखेगा, तो छोटा भावर गूढ़ ऊर्जा नहीं सूख पाएगा। उन्हें अच्छे बुरे के लिए एक साथ बंधा कहा जा सकता था, और वो नहीं मानता था कि छोटा भावर उस हाथ को काटेगा जो उसे खिलाता है। एक पल चुप रहने के बाद आरव ने एक ऊर्जा पत्थर निकाला और सूखना शुरू किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि छोटा भावर क्या कर रहा है। 15 मिनट बाद 200 ऊर्जा पत्थर गए और छोटा भावर अब भी सूख रहा था। 1 घंटा बाद 800 ऊर्जा पत्थर गए, पर छोटा भावर अब भी सूख रहा था और वो और तेजी से सूख रहा था। ऐसे ही 6 घंटे बीतने के बाद छोटा भावर अब भी सूख रहा था और उसके रुकने या उसे कुछ हल्की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा देने का कोई इशारा नहीं था। दूसरी तरफ आरव जैसे छोटे भावर से आखिर तक लड़ने को तैयार था और वो लगातार एक के बाद एक ऊर्जा पत्थर निकालता रहा। इन कुछ घंटों के टाइम में छोटे भावर ने पहले ही कुछ हजार ऊर्जा पत्थर सूख लिए थे। जब देखा ऊर्जा पत्थर गायब हो रहे हैं, आरव का दिल थोड़ा दुखा। शुक्र है बिटिया ने उसे 1 लाख से ज्यादा ऊर्जा पत्थर दिए थे, वरना वो छोटे भावर को ऐसे ऊर्जा पत्थर सूखने नहीं देता, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही आरव दिन से रात तक यहाँ बैठा रहा और कई ऊर्जा पत्थर गायब हो गए, पर छोटा भावर एक अथाह गड्ढे जैसा लग रहा था और 10,000 से ज्यादा ऊर्जा पत्थर अब भी छोटे भावर को संतुष्ट नहीं कर पाए। पलक झपकते आरव रात से दिन तक यहाँ बैठा रहा और इस एक दिन एक रात के टाइम में
20,000 ऊर्जा पत्थर गायब हो गए। जब देखा ये ऊर्जा पत्थर थोड़ा थोड़ा करके गायब हो रहे हैं, आरव कई बार रुकना चाहा, पर नहीं कर सका, क्योंकि उसे छोटे भावर को समझना था। वरना 3 महीने बाद युवराज के साथ जीवन मृत्यु अखाड़े पर लड़ाई की बात तो छोड़ो, 20 दिन से ज्यादा बाद होने वाली बाहरी दरबार परीक्षा से भी वो बाहर हो जाएगा। पलक झपकते 3 दिन बीत गए और बिटिया के दिए आधे ऊर्जा पत्थर खप गए। इस पल आरव पहले से सुन्न हो चुका था और इसने उसकी जिद जगा दी, क्योंकि किसी भी हालत में वो छोटे भावर से आखिर तक लड़ेगा। दोपहर के किसी पल तीसरे दिन आरव का हाथ जो ऊर्जा पत्थर पकड़े था एक पल के लिए रुका और उसने मन को शरीर में डुबोया। जब उसने शरीर में दांतियन देखा, आरव की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और चेहरा यकीन न करने वाला था। तारांकन अध्याय 16 महावन पर्वत। आरव ने जैसे ही मन शरीर में डुबोया तो देखा कि छोटा भावर इस पल तार सी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा उसके नॉर्मल दांतियन को भेज रहा था। हाँ, ये सुनहरी गूढ़ ऊर्जा थी, पूरी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा, और वो पहले जैसी हल्की सुनहरी नहीं थी। ये सुनहरी गूढ़ ऊर्जा धाराओं की तरह हिंसक और पागलों की तरह छोटे भावर के अंदर से निकल रही थी और फिर वो उसके दांतियन में बह रही थी। पलक झपकते उसका नॉर्मल दांतियन भर गया, पर छोटा भावर रुका नहीं और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा अब भी उससे लगातार निकल रही थी। ये सुनहरी ऊर्जा आखिर में उसके पूरे शरीर की नसों की तरफ धकेल रही थी। इस पल आरव का पूरा शरीर समेत शरीर की नसें सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से भर गई थी। आरव के हैरान होते हुए ये सुनहरी गूढ़ ऊर्जा आखिर में सीधे उसके शरीर में समा गई और एक के बाद एक सुनहरी गूढ़ ऊर्जा लगातार उसके शरीर में समाती रही। करीब 15 मिनट ऐसे ही छोटा भावर धीरे धीरे रुक गया। जब महसूस किया कि छोटा भावर रुक गया, आरव ने जल्दी से कपड़े उतारे और जैसे ही नजर डाली वो वहीं सन रह गया। इस पल उसका पूरा शरीर हल्की सुनहरी रंगत से भरा था और जब हथेलियां छाती पर हल्के से फेरी तो काली लोहे जैसा सख्त महसूस हुआ। आरव ने गटकते हुए धीमी आवाज में कहा, शरीर साधना तकनीक में परफेक्शन। शरीर साधना तकनीक तलवार संप्रदाय की बेसिक साधना तकनीक थी और इसके कुल 7 स्तर थे। आमतौर पर इसे कोई शायद ही साधता था और अगर कोई साधता भी तो साधक बनते ही दूसरी साधना तकनीक पर चला जाता। तो आरव बिल्कुल पहला इंसान था जिसने इसे 7वें स्तर तक साधा। चूंकि मेरी शरीर साधना तकनीक 7वें स्तर पर पहुंच गई, तो क्या मतलब मैं नश्वर लोक के 7वें स्तर पर हूँ? जब यहाँ तक सोचा, आरव ने जल्दी से शरीर की हालत महसूस की। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गई जबकि चेहरा एक्साइटमेंट से भरा था और उसने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं वाकई सीधे नश्वर लोक के 7वें स्तर पर पहुंच जाऊंगा। इस पल आरव दिल में वाकई हैरान था। छोटे भावर को देखे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, पर ठीक इसी 1 महीने में वो जो पहले साधक नहीं था सीधे नश्वर लोक के 7वें स्तर पर पहुंच गया। क्या ये नॉर्मल था? जब यहाँ तक सोचा, आरव को दिल में थोड़ा बेचैनी महसूस हुई। इस पल चाहे वो कितना भी बेवकूफ होता, वो जानता था कि ये छोटा भावर बिल्कुल मामूली दांतियन नहीं था। खासकर सुनहरी गूढ़ ऊर्जा, वो सिर्फ उसकी ताकत नहीं बढ़ाती, वो उसके चलाए तलवार तकनीकों को भी मजबूत करती थी। उसने 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा में सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा नहीं देखी थी, पर वो दावे से कह सकता था कि सोना तत्व गूढ़ ऊर्जा बिल्कुल उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा जितनी मजबूत नहीं थी। एक पल चुप रहने के बाद आरव ने मन को शरीर में डुबोया और जब छोटे भावर के अंदर की हालत देखी तो वो अचानक खड़ा हो गया जबकि आंखें चौड़ी हो गईं। वो धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? आरव ने गिटका और दिल में शौक दबाया और उसने दिल को छोटे भावर के अंदर एक बार फिर डुबोया। इस पल छोटे भावर के अंदर का स्पेस बड़ा हो गया था। हाँ, वो बड़ा हो गया था। छोटा भावर पहले उसके नॉर्मल दांतियन जितना ही था, पर इस पल 40-50 मिडिल एज आदमी भी छोटे भावर के अंदर के स्पेस में खड़े हो सकते थे। इतना ही नहीं, छोटे भावर के सेंटर में नहाने के तालाब जैसी कोई चीज थी और वो पूरी तरह सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से भरी थी। आरव जानता था कि स्पेस अंगूठियों के अंदर अपना स्पेस होता है क्योंकि वो अभी एक पहने था, पर उसके शरीर के अंदर छोटे भावर के पास भी अपना स्पेस था। ये क्या हो रहा है? हैरानी के अलावा आरव उलझन में था। वो वाकई किसी को ढूंढकर पूछना चाहता था कि आखिर क्या हो रहा है, पर वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो बेवकूफ नहीं था और वो जानता था कि अगर दूसरों को पता चला कि छोटा भावर गूढ़ ऊर्जा बदल सकता है और उसके पास अपना स्पेस है, तो वो जरूर उसके लिए आफत लाएगा। काफी देर बाद आरव ने गहरी सांस ली और उसने छोटे भावर पर ध्यान न देने का फैसला किया। चाहे छोटा भावर कितना भी रहस्यमय या स्वर्ग तोड़ हो,
वो आखिर में उसके शरीर के अंदर था और उसे बड़ा होने के लिए उसके गूढ़ ऊर्जा सोखने पर निर्भर होना पड़ता था। इस पल वो समझ गया था कि छोटा भावर शायद पहले की ऊर्जा पत्थरों की वजह से बड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, छोटे भावर ने उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखाई थी और उसने उसकी ताकत बढ़ाने में मदद भी की थी। तो छोटे भावर की असलियत का अंदाजा लगाने के बजाय क्या छोटे भावर का सही इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाना बेहतर नहीं होगा? जब ये सब समझ लिया, आरव का दिमाग अचानक साफ हो गया, जैसे कुछ सोचा हो, और उसने सिर झुकाकर अपने शरीर को देखा जो हल्की सुनहरी चमक से भरा था। उसके बाद वो एक पल हिचका और फिर हाथ में काली लोहा तलवार पकड़ी और बाएं सीने की तरफ चुभाई। टिंग! काली लोहा तलवार शरीर से टकराए, पर जैसे काली लोहे से टकराए हो, और तुरंत धातु टकराने की हल्की आवाज आई। हाँ हाँ, शरीर की शक्ति महसूस करते हुए आरव ठहाका मारकर हंसने लगा और वो थोड़ा घमंडी लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा नहीं था कि सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से साफ होने के बाद मेरा शरीर वाकई इतना मजबूत हो जाएगा। इस पल मेरे शरीर की ताकत शायद बहुत मजबूत है। ट्राई करके देखता हूँ। सोचते ही किया, आरव एक विशाल पेड़ के पास चला गया। सामने वाला ये पेड़ लोहा छाल पेड़ कहलाता था। उसकी छाल पर कई गांठें थी और वो बहुत सख्त था। आमतौर पर जब मजदूर शिष्य पेड़ काटते तो इस तरह का पेड़ देखकर सीधा छोड़ देते क्योंकि ये बहुत सख्त था और इसे काटना नामुमकिन था। सामने वाले इस लोहा छाल पेड़ को देखते हुए जिसे घेरने के लिए कुछ लोग चाहिए थे, आरव ने गहरी सांस ली जबकि धीरे धीरे दाहिनी मुट्ठी कसकर भींची। थोड़ी देर खामोशी के बाद आरव ने धीमी आवाज में चिल्लाया और फिर उसका दाहिना हाथ सामने वाले विशाल पेड़ की तरफ जोर से मारा। धम! आरव की मुट्ठी सड़ती लकड़ी काटने वाले तेज ब्लेड जैसी थी और उसकी पूरी मुट्ठी बिना किसी रुकावट के लोहा छाल पेड़ में घुस गई। किसी पल में आरव का दाहिना हाथ फिर से एक बार हिला और ऊर्जा मुट्ठी से फूट पड़ी। धम! लोहा छाल पेड़ तुरंत फट गया, जिससे अनगिनत लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़े। आरव ने मुट्ठी वापस ली और उसने धीमी आवाज में कहा जबकि लोहा छाल पेड़ को देख रहा था जो उसके एक मुक्के से टुकड़े टुकड़े हो गया था, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ताकत पहले से इतनी जबरदस्त है। इस मौके में कम से कम 1500 किलो ताकत तो जरूर थी। अगर मैं ताकत ताबीज इस्तेमाल करूं, तो मेरी ताकत काले जानवर से भी ज्यादा डरावनी होगी। जब सोचा कि उसकी ताकत काले जानवर के बराबर हो सकती है, आरव की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आई। पर जल्दी ही वो शांत हो गया क्योंकि उसने एक इंसान के बारे में सोचा, युवराज, वो इंसान जो बाहरी दरबार रैंकिंग में 29वें स्थान पर था। भले युवराज अभी उसे ढूंढने नहीं आया, आरव साफ जानता था कि युवराज आएगा। इतना ही नहीं, चाहे युवराज उसे ढूंढने न आए, वो युवराज को ढूंढने जाएगा। लियू वंश और आरव बिल्कुल एक साथ नहीं रह सकते। मेरी मौजूदा ताकत से बाहरी दरबार रैंकिंग पर मौजूद युवराज को हराना शायद काफी मुश्किल है। लगता है मुझे महावन पर्वत जाना होगा और जिंदगी मौत के बीच अनुभव हासिल करना होगा। आरव ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। इस पल उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, पर बाहरी दरबार रैंकिंग के उन जीनियसों के मुकाबले वो अब भी थोड़ी कम थी क्योंकि बाहरी दरबार रैंकिंग के कुछ जीनियस तो बाहरी दरबार गुरुओं से भी टक्कर ले सकते थे। महावन पर्वत जाने का टाइम है। आरव ने मुठियां कसकर भींच ली। इस बार उसने तय किया कि सिर्फ जिंदगी मौत के बीच तपा हुआ अनुभव ही उसे मजबूत बनाएगा। चाहे 20 दिन से ज्यादा बाद होने वाली बाहरी दरबार परीक्षा के लिए हो या लियू वंश के दिए दबाव की वजह से, उसे जबरदस्त ताकत चाहिए थी। महावन पर्वत को इंसानों के लिए प्रतिबंधित इलाका कहा जा सकता था क्योंकि वो काले जानवरों का इलाका था। वहाँ अनगिनत जबरदस्त काले जानवर थे और इंसान जो वहाँ जाते वो बिल्कुल कभी नहीं लौटते। बेशक ये महावन पर्वत की गहराई के लिए था। महावन पर्वत के बाहरी इलाके में अब भी कई इंसान थे और इन लोगों में भाड़े के सैनिक थे, आजाद साधक जो खजाना ढूंढते थे और अलग अलग संप्रदायों के शिष्य थे। तलवार संप्रदाय के शिष्य इन लोगों में सबसे ज्यादा थे क्योंकि तलवार संप्रदाय महावन पर्वत के सबसे करीब था। तलवार संप्रदाय अपने शिष्यों को महावन पर्वत में खुद को तपाने के लिए बढ़ावा देता था। आखिर सिर्फ जिंदगी मौत की लड़ाइयों का अनुभव ही किसी को सच में एक्सपर्ट बना सकता था। पर महावन पर्वत के खतरे के लेवल को देखते हुए तलवार संप्रदाय ने नियम बनाया था कि सिर्फ नश्वर लोक के 9वें स्तर के एक्सपर्ट ही महावन पर्वत जाकर खुद को तपाने या महावन पर्वत जाने वाले काम लेने जा सकते हैं। ये नियम बेशक आरव पर लागू नहीं होता था क्योंकि वो अभी तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं था। अगले दिन आरव ने 5 ताकत ताबीज बनाए।
ये सारे 5 ताकत ताबीज ऊंचे दर्जे के ताबीज थे और इसने आरव को थोड़ा हैरान किया। दूसरे दिन आरव भोर होते ही निकला। पूरी सुबह सफर करने के बाद आरव आखिर महावन पर्वत की सीमा पर पहुंचा। सीमा पर कुछ छोटे छोटे ग्रुप बिखरे थे और ये ग्रुप सब भाड़े के सैनिक थे जो महावन पर्वत में जाकर काले जानवरों का शिकार करने और बेचने में माहिर थे। वो लोगों का ग्रुप थे जो किनारे पर जिंदगी जीते थे। आरव ने आसपास इन लोगों पर नजर डाली, फिर नजर हटा ली और फिर दूर एक घने जंगल की तरफ नजर डाली। वहां के घने जंगल को देखते हुए आरव का एक्सप्रेशन थोड़ा भारी हो गया और बोला, वो शायद सांप जंगल है और सांप जंगल में घुसना मतलब सच में महावन पर्वत में घुसना है। ठीक जब आरव आसपास देख रहा था, एक तगड़ा आदमी उसके पास चला आया और पूछा, छोटे भाई, तू महावन पर्वत जा रहा है? आरव मुड़ा और देखा एक तगड़ा आदमी उस पर मुस्कुरा रहा था। आदमी करीब 30 साल का था। उसकी भौहें घनी थी, आंखें बड़ी थी और रंग सांवला था। आरव की नजर आखिर में आदमी के कंधे पर गई क्योंकि आदमी कंधे पर एक बड़ी तलवार लिए था। तलवार बहुत बड़ी थी और कम से कम कुछ 100 किलो वजन की थी। आदमी के कंधे पर एक पल नजर रुकने के बाद आरव ने हल्के से सिर हिलाया। जब देखा आरव ने सिर हिलाया, तगड़ा आदमी ठहाका मारकर हंसा और बोला, छोटे भाई, तू शायद अकेला है। चूंकि ऐसा है तो हमारे साथ क्यों नहीं चलता? हमारे ग्रुप में ठीक एक मेंबर की कमी है, क्या ख्याल है? बोलते हुए उसने कुछ लोगों की तरफ इशारा किया जो ज्यादा दूर नहीं थे। आरव ने आदमी की उंगली की दिशा में देखा और देखा कि कुछ लोग आगे खड़े हैं। वो एक पल हिचका, फिर सिर हिलाया। वो अभी यहाँ आया था और महावन पर्वत के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ जाकर इस जगह से वाकिफ होना जरूर फायदेमंद होगा। तारांकन अध्याय 17 ताबीजों की कीमत। जब देखा आरव ने सिर हिलाया तो तगड़ा आदमी ठहाका मारकर हंसा। अपनी समझ से वो एक नजर में समझ गया था कि आरव शायद किसी संप्रदाय का शिष्य है जो खुद को तपाने आया है। इतना ही नहीं, आरव हाथ में तलवार पकड़े था, तो वो शायद तलवार संप्रदाय का शिष्य था। तो तलवार संप्रदाय के शिष्य के उनके साथ जुड़ने से वो बेशक खुश था। तगड़ा आदमी ने अपना परिचय दिया, छोटे भाई, मैं मंजी हूँ और मैं इस ग्रुप का मुखिया हूँ। मुझे मिलाकर हमारे ग्रुप में कुल 4 लोग हैं। अब तेरे जुड़ने से 5 लोग हो जाएंगे। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सामने खड़े इस साफदिल आदमी के लिए उसके मन में थोड़ी अच्छी छाप थी। मंजी आरव को अपने ग्रुप के पास ले गया। मंजी के ग्रुप में 3 मर्द और एक औरत थी। मंजी ने दाहिने हाथ से इकलौती औरत की तरफ इशारा किया और बोला, छोटे भाई, ये मेरी छोटी बहन है, काजल। ये नश्वर लोक के 9वें स्तर पर है। जब मंजी के इशारे की दिशा में देखा और औरत को देखा, तो आरव थोड़ा चौंक गया। औरत करीब 20 साल की थी और उसकी पोशाक बहुत खुली थी। उसने छाती पर बहुत छोटी जानवर की खाल लपेट रखी थी, जबकि छाती के नीचे दूध सा पेट दिख रहा था। यहाँ तक कि उसकी नाभि पूरी दिख रही थी। जहाँ तक नीचे के हिस्से की बात है, उसने छोटी खाल की स्कर्ट पहनी थी जिससे एक जोड़ी पतली और लंबी गोरी टांगे दिख रही थी। औरत के दाहिने कंधे पर काला लोहा लंबा धनुष लटका था और वो बहुत बहादुर और वीर लग रही थी। औरत ने हल्के से सिर हिलाया और फिर आरव ने नजर हटा ली। भले औरत खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती की तारीफ एक पल के लिए काफी थी और लगातार घूरना थोड़ा बेअदबी होता। काजल ने आरव को दोस्ताना तरीके से सिर हिलाया क्योंकि आरव ने दूसरों की तरह उस पर वैसी नजर नहीं डाली थी और इसने आरव के लिए उसके मन में अच्छी छाप छोड़ी। मंजी ने बगल में खड़े करीब 25 साल के आदमी की तरफ इशारा किया और बोला, कालू, वो नश्वर लोक के 9वें स्तर के पीक पर है और वो खंजर चलाता है। वो हमारे ग्रुप का मेन हमलावर है। कालू नाम का आदमी साफ तौर पर बोलना पसंद नहीं करता था और उसने बस आरव को सिर हिलाया। उसके बाद वो हाथ में काले खंजर से खेलता रहा। मंजी ने आखिरी आदमी की तरफ इशारा किया और बोला, रजत, वो भी तलवार चलाता है और वो नश्वर लोक के 9वें स्तर के पीक पर है। हम सब में उसके पास पहला स्वर्ग लोक एक्सपर्ट बनने का सबसे अच्छा मौका है। जब ये सुना, आरव ने आखिरी आदमी को देखा। आखिरी आदमी करीब 23 साल का था और उसका चेहरा थोड़ा हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर साफ घमंड दिख रहा था। इतना ही नहीं, आरव ने महसूस किया कि इस आदमी की नजर में उसके लिए हल्की सी सावधानी भी थी। आरव ने काजल को देखा और फिर सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने सिर हिलाया, फिर नजर हटा ली क्योंकि वो इस बकवास की परवाह नहीं करना चाहता था। छोटे भाई, तू नश्वर लोक के किस स्तर पर है? तभी रजत ने आरव को देखा और यूं ही पूछने जैसा पूछा। जब उसकी बात सुनी, बाकियों ने भी आरव को देखा क्योंकि चूंकि आरव इतनी कम उम्र में महावन पर्वत आया है,
उसकी ताकत जरूर कमजोर नहीं होगी। नश्वर लोक का 7वां स्तर। आरव ने सिर हिलाया और सच्चाई से बोला, नश्वर लोक का 7वां स्तर। जब आरव की बात सुनी तो सब सन रह गए और मंजी की आंखों में भी हल्की हैरानी दिखी। उनके अंदाजे के हिसाब से चूंकि आरव इतनी कम उम्र में महावन पर्वत आया है और तलवार इस्तेमाल करता है, वो तलवार संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए और तलवार संप्रदाय के शिष्यों को संप्रदाय से बाहर खुद को तपाने के लिए नश्वर लोक के 9वें स्तर पर होना चाहिए। तू तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं है। रजत हैरान था। आरव ने सिर हिलाया। इस पल उसे वाकई तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं माना जा सकता था, क्योंकि मजदूर शिष्य के दायरे में नहीं आते। जब देखा आरव ने सिर हिलाया, रजत मजाकिया हंसी हंसा, जबकि होठों के कोने पर ताना मारने वाली मुस्कान आ गई। इतना ही नहीं, उसका रवैया तुरंत 360 डिग्री बदल गया और बोला, बच्चे, तू सिर्फ नश्वर लोक के 7वें स्तर पर है, तो महावन पर्वत में घुसकर तू मौत को बुला रहा है। बेहतर है कि तू कुछ साल साधना करके वापस आए। मंजी हिचका फिर धीमी आवाज में बोला, छोटे भाई, महावन पर्वत खतरों से भरा है और तेरी ताकत के साथ इसमें घुसना सच में थोड़ा खतरनाक है। उसने पहले सोचा था आरव तलवार संप्रदाय का शिष्य है, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि वो गलत था। आरव मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम सबके साथ सांप जंगल से गुजर जाऊंगा और सांप जंगल पार करके मैं चला जाऊंगा। वो नहीं चलेगा। इस पल रजत ने गहरी आवाज में कहा, हम में से हर एक नश्वर लोक के 9वें स्तर का एक्सपर्ट है और हम सब वहां खुद को बचा सकते हैं। अगर नश्वर लोक के 7वें स्तर वाला कोई हमारे साथ चलेगा तो तू हमारे पूरे ग्रुप पर बोझ बनेगा। जहां से आया है वहीं वापस जा। रजत। काजल ने त्योरी चढ़ाई जबकि नाखुश चेहरा दिखाया और बोली, इतनी उम्र में नश्वर लोक के 7वें स्तर तक पहुंचना पहले ही बहुत अच्छा है। तू 16 से 17 के आसपास नश्वर लोक के 5वें स्तर पर भी नहीं था, है ना? तो इतनी कड़वी बात क्यों बोल रहा है? वो स्वभाव से साफदिल थी और जो मन में था बोल देती थी। इतना ही नहीं, आरव के लिए उसके मन में थोड़ी अच्छी छाप थी, तो वो आगे देख नहीं पाई कि रजत आरव को ऐसे ताना मारे। जब देखा काजल आरव के लिए बोल रही है, रजत का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और उसने कहा, काजल, हम एक ग्रुप हैं, तो किसी बाहरी के लिए क्यों बोल रही है? इतना ही नहीं, उसकी ताकत कमजोर है और ऐसे बोझ को रखना हमें सिर्फ नीचे खींचेगा। उसके शब्द साफ थे और उसने बगल में खड़े आरव की परवाह नहीं की। मंजी और कालू ये सुनकर चुप हो गए। भले रजत के शब्द नाखुश करने वाले थे, इस पल उनके मन में भी वही ख्याल थे। काजल ने रजत को देखा, फिर शुरू से चुप खड़े आरव को देखा और फिर हल्की आह भरी और बोली, छोटे भाई, तेरी मौजूदा ताकत के साथ महावन पर्वत में घुसना खतरनाक है। तू हमारे साथ चल और मैदान साफ करने में मदद कर और पहाड़ों से निकलकर माल बेचने के बाद हम तुझे कुछ सोने के सिक्के दे देंगे। पर ये सोने के सिक्के काफी कम होंगे। क्या ख्याल है? जहाँ तक उसकी बात थी, चूंकि आरव इतनी कम उम्र में महावन पर्वत काले जानवरों का शिकार करने आया है, तो उसे जरूर दौलत की सख्त जरूरत है, वरना नश्वर लोक के 7वें स्तर पर होते हुए महावन पर्वत जाना नामुमकिन होता। आरव ने रजत को बेरुखी से देखा, फिर काजल को देखा जो उसके लिए बोली थी। इस दयालु औरत को देखते हुए आरव के मन में उसके लिए थोड़ी अच्छी छाप थी और उसने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं तुम सबका मैदान साफ करने में मदद करूंगा। जब देखा आरव ने मैदान साफ करने को हाँ कहा, रजत के चेहरे पर नफरत और गहरी हो गई। वो ऐसे इंसान को नीची नजर से देखता था, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें वाकई मैदान साफ करने के लिए किसी की जरूरत थी और एक सहायक होना बुरा नहीं होगा। मंजी ने सिर हिलाया और बोला, चूंकि ऐसा है तो चलो अंदर चलते हैं। भाई आरव, तू हमारे पीछे चलना और ज्यादा दूर मत जाना। बोलते हुए वो सांप जंगल की तरफ रास्ता दिखाने लगा। रास्ते में काजल आरव के बगल में चली। उसने सिर घुमाकर चुप खड़े आरव को देखा और उसने सोचा कि आरव गुस्सा है, तो बोली, छोटे भाई, गुस्सा मत हो। रजत ताकत और हैसियत की परवाह करने वाला है, पर वो बुरा इंसान नहीं है, तो उसकी बातें दिल पर मत लेना। आरव सुनकर चौंका और फिर सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोला, मैंने उसकी बातें दिल पर नहीं ली, पर मुझे बड़ी बहन काजल का शुक्रिया अदा करना है, बगल वाली इस औरत के लिए जो लगातार उसके लिए बोली थी। आरव के मन में थोड़ी अच्छी छाप थी। जहाँ तक रजत की बात है, वो ऐसे इंसान को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता था। भले रजत नश्वर लोक के 9वें स्तर के पीक पर था, वो रजत से बिल्कुल नहीं डरता था। ये अच्छा है। काजल मुस्कुराई और बोली, बाद में हमारे पीछे चलना और सावधान रहना। सांप जंगल सांपों से भरा है और बहुत सारे पेड़ों पर रहते हैं।
जरा सी लापरवाही और तुझे सरप्राइज हमला सहना पड़ेगा। क्या तुम सब सांप जंगल में काले जानवरों का शिकार नहीं करते? आरव ने उत्सुकता से पूछा। काजल ने सिर हिलाया और बोली, नहीं, सांप जंगल में ज्यादातर नीचे दर्जे के काले जानवर हैं और उनके पास भीतरी केंद्र नहीं होता, तो वो ज्यादा पैसे के लायक नहीं है। हमारा निशाना सांप जंगल के बाहर एक जगह है जिसे भेड़िया घाटी कहते हैं। वहाँ के भेड़िए ऊंचे दर्जे के हैं और उनके पास भीतरी केंद्र होते हैं। इतना ही नहीं, उन भेड़ियों की खाल बहुत कीमती होती है। तो तुम सब महावन पर्वत के एक चक्कर में कितना कमा लेते हो? आरव को इन भाड़े के सैनिकों की जिंदगी में थोड़ी दिलचस्पी थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो करीब 5 या 6 हजार सोने के सिक्के। काजल ने जवाब दिया। अगर किस्मत अच्छी नहीं रही तो 1 या 2 हजार, और यहाँ तक कि कोई मर भी सकता है। हमारे ग्रुप में पहले 5 मेंबर थे, पर जब हमने उस दिन महावन पर्वत में धरती भालू का शिकार किया तो वो मर गया। जब यहाँ तक बोली, काजल का खूबसूरत चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। जब देखा काजल का एक्सप्रेशन मायूस हुआ, आरव ने टॉपिक बदला और बोला, बड़ी बहन काजल, क्या तुम्हें पता है ताबीज मास्टरों के बनाए ताबीजों की कीमत क्या होती है? वो पहले जानता था कि ताबीज बहुत महंगे होते हैं, पर उसे मोटा मोटा आंकड़ा नहीं पता था। ताबीज। जब ये शब्द सुना तो काजल हिल गई। आम 5 तत्व ताबीजों में नीचे दर्जे के ताबीज 10,000 सोने के सिक्के के हैं, मिड ग्रेड ताबीज करीब 30,000 सोने के सिक्के के, जबकि ऊंचे दर्जे के ताबीज आमतौर पर खरीदे ही नहीं जा सकते। वो सिर्फ कुछ बड़ी नीलामियों में होते हैं, और जहाँ तक कीमत की बात है, अगर नीलामी घर बोली बढ़ाने में अच्छा करे तो 1 लाख से ज्यादा या और भी ज्यादा मुमकिन है। 1 लाख से ज्यादा। जब ये आंकड़ा सुना तो आरव की पलकें फड़क गईं। अब वो आखिर समझा कि बिटिया इतनी अमीर क्यों थी। उस छोटी लड़की के पास इतने सारे ताबीज थे, और कुछ भी बेच दे तो एक आम इंसान के लिए पूरी जिंदगी खाने के लिए काफी होगा। हम सांप जंगल में घुस गए हैं। मेरे बगल में रहना और मुझसे ज्यादा दूर मत होना। जैसे ही वो सांप जंगल में घुसे, काजल ने आरव को अपने बगल में खींचा और गंभीर एक्सप्रेशन से बोली, तारांकन अध्याय 18, 2 पंख वाला अजगर। सांप जंगल में काफी देर चलने के बाद जंगल और अंधेरा होता गया। आरव ने ध्यान से चारों तरफ देखा, और उसने देखा कि चारों तरफ आसमान छूते विशाल पुराने पेड़ थे और उनकी डालियां और पत्ते आपस में कसकर गुथे हुए थे। सूरज की कुछ किरणें सिर्फ उन जगहों से आ पा रही थी जहां पत्ते इतने घने नहीं थे। इस दौरान कुछ छोटे सांप कभी कभी पेड़ की चोटी से अचानक हमला कर देते, पर इन छोटे सांपों ने उनके लिए कोई दिक्कत नहीं की, और उनके ग्रुप ने छोटे सांपों को बहुत आसानी से निपटा दिया। आरव इस दौरान लड़ा नहीं क्योंकि काजल लगातार उसके बगल में थी। जैसे ही कोई सांप अचानक हमला करता, वो खुद ही उन्हें निपटा देती, और आरव को हाथ चलाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक इसी वजह से आरव को इस दौरान रजत लगातार ताना मारता रहा। आरव इस ग्रुप के साथ कुछ घंटे चला, और उसे आजाद साधकों और संप्रदाय के शिष्यों की ताकत का मोटा मोटा अंदाजा हो गया। जब आजाद साधकों की तुलना संप्रदाय के शिष्यों से की जाए तो फासला थोड़ा बड़ा था, क्योंकि संप्रदाय के शिष्यों के पास साधना संसाधन जैसे तकनीक और खजाने होते थे, जबकि अगर सामने वाले 4 आजाद साधकों को मिसाल लिया जाए तो रजत के हथियार के अलावा जो नीचे दर्जे की पीली रंग तलवार थी, बाकियों के हथियारों का कोई दर्जा ही नहीं था। इतना ही नहीं, उन चारों के पास कोई सही तकनीक नहीं थी, और वो ज्यादातर लड़ने के लिए ताकत पर निर्भर थे। जहां तक रजत की नफरत और ताने की बात है, आरव ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। भले रजत नश्वर लोक के 9वें स्तर पर था, आरव उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता था। आरव के अंदाजे के हिसाब से देव जिसे उसने अपाहिज किया था वो भी रजत से निपट लेता। संप्रदाय के शिष्यों और आजाद साधकों के बीच फासला सच में बहुत बड़ा था। जैसे जैसे वो सांप जंगल में गहराई में गए, पेड़ों पर रहने वाले सांपों की संख्या और बढ़ती गई। आखिर में हर 10 मीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर उन पर हर तरह के सांपों का हमला होने लगा। हिस्टिल्ड। काजल ने हाथ में खंजर पकड़ा और वो आरव के ऊपर से चमका, और एक छोटा सांप तुरंत 2 टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर गया। एक बार में छोटे सांप को मारने के बाद काजल ने आरव के सिर पर थपकी दी और बोली, क्या नहीं कहा था कि हमेशा मेरे पीछे रहना? भले इस छोटे सांप की साधना ऊंची नहीं, पर इसमें जहरीला जहर है, और अगर तुझे काट लिया तो बहुत दिक्कत होगी। जब ये सुना, आरव ने नाक रगड़ी, और वो थोड़ा हंसा, क्योंकि चाहे वो खड़ा रहे और उन छोटे सांपों को उसे काटने दे, तो शायद वो उसकी खाल भी नहीं काट पाते। पर औरत की फिक्र से आरव का दिल पिघला। वो बस इत्तेफाक से मिले थे, पर सामने वाली इस औरत ने कई बार उसका ख्याल रखा था, और इसने उसके दिल को थोड़ा गर्म कर दिया।
धम। ठीक इस पल एक बड़ा अजगर जिसकी पीठ पर दो पंख थे अचानक उनसे कुछ दूर आगे गिरा। अजगर का शरीर उस विशाल अजगर राजा से भी बड़ा था जिसे आरव ने उस दिन मारा था, और उसका पूरा शरीर काला था जबकि शरीर काली लोहे जैसी पपड़ियों से ढका था। इतना ही नहीं, अजगर के पास एक जोड़ी काले पंख थे। इस अजगर ने आरव और बाकियों पर हमला नहीं किया, वो बस उनका रास्ता रोककर खड़ा था, और उसकी विशाल आंखें उन्हें घूर रही थी जबकि खूंखार चमक बिखेर रही थी। वो 8वें रैंक का दो पंख अजगर है, सब सावधान। जब देखा ये दो पंख अजगर अचानक प्रकट हुआ, मंजी के शरीर में गूढ़ ऊर्जा उभरी और उसका चेहरा गंभीर हो गया जबकि उसने तुरंत बाकियों को चेताया। उसी वक्त रजत और कालू जल्दी से कुछ मीटर दोनों तरफ हटे और उन्होंने सावधानी से दो पंख अजगर को देखा। आरव के बगल में खड़ी काजल ने जल्दी से कंधे से लंबा धनुष उतारा और तीर चढ़ाकर दूर वाले दो पंख अजगर पर निशाना साधा। मंजी, इसे मार दो। इस दो पंख अजगर का भीतरी केंद्र कम से कम 5000 सोने के सिक्कों में बिकेगा। इतना ही नहीं, इसकी खाल कम से कम 1000 सोने के सिक्कों में तो बिक ही जाएगी। क्या ख्याल है? तभी रजत की आंखों में लालच की चमक आई और उसने धीमी आवाज में पूछा। मंजी की आंखों में भी लालच की चमक आई जब ये सुना, और वो एक पल हिचका फिर सिर हिलाया और बोला, हम तीनों तीन दिशाओं से मिलकर हमला करेंगे। काजल, तू अपने धनुष और तीर से हमारी मदद करना। हमला बोलते ही मंजी, कालू और रजत तुरंत दो पंख अजगर की तरफ झपटे क्योंकि अकेला काला जानवर उनका पसंदीदा था। आरव के बगल में खड़ी काजल दूर वाले दो पंख अजगर को टकटकी लगाकर देखने लगी, पर हाथ में तीर छोड़ा नहीं। वो मौके का इंतजार कर रही थी, एक जानलेवा मौके का, वरना उसका तीर दो पंख अजगर की रक्षा तोड़ ही नहीं पाता। उनका निशाना पहले छठे या 7वें रैंक के काले जानवर थे क्योंकि वो इन रैंक की साधना वाले काले जानवरों से निपट सकते थे। जहां तक 8वें रैंक के काले जानवर की बात है, वो आमतौर पर एक को देखते ही तुरंत भाग जाते थे, क्योंकि 8वें रैंक के काले जानवर की रक्षा सच में बहुत जबरदस्त होती थी, और ये काले जानवर अक्सर झुंड बनाते थे। पर एक 8वें रैंक का अकेला काला जानवर उनके सामने आया था, और वो ललचा गए थे। जब देखा वो उस पर झपट रहे हैं, दुपन खजगर थोड़ा गुस्से में लग रहा था। उसकी जैद हरी आंखों से खूंखार चमक निकली जबकि उसके बड़े पंख अचानक जमीन की तरफ फड़फड़ाए। एक तेज हवा का झोंका तुरंत निकला और मंजी के अगुवाई वाले तीनों को घेरने लगा। जब तेज हवा उठी तो तीनों चौंक गए और उन्होंने जल्दी से गूढ़ ऊर्जा हथियारों में डाली, फिर तेज हवा पर वार किया। पलक झपकते तीनों ने तेज हवा को तोड़ दिया और दो पंख अजगर के करीब पहुंच गए। वो बहुत अनुभवी लग रहे थे और उन्होंने सीधा मुकाबला नहीं किया। वो लगातार दो पंख अजगर की पूंछ और मुंह से निकले तरल से बचते रहे। इतना ही नहीं, हर बार जब दो पंख अजगर उन तीनों पर झपटता तो गूढ़ ऊर्जा वाला एक तीर सीटी मारते हुए आता, जिससे दो पंख अजगर को हमला छोड़ना पड़ता। एक वक्त के लिए चारों ने दो पंख अजगर से बराबरी की लड़ाई लड़ी। लड़ाई देखते हुए आरव ने दिल में सिर हिलाया। उनका तालमेल बुरा नहीं था, पर उनकी लड़ाई की ताकत सच में बहुत कमजोर थी। तीनों ने दो पंख अजगर के चारों तरफ घूमते हुए लड़कर फायदे की हालत बनाए लग रही थी, पर वो उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। इतना ही नहीं, एक बार दो पंख अजगर ने उनमें से किसी को मारा तो चाहे वो इंसान मरे नहीं, फिर भी भारी चोट तो लगेगी। इतना ही नहीं, एक बार उनमें से एक घायल हुआ तो बाकी दो खतरे में पड़ जाएंगे। जब उन तीनों को तुलना का बिंदु बनाया, आरव को आखिर पता चला कि उस दिन उस छठे रैंक के काले जानवर विशाल अजगर राजा को मारना कितना जबरदस्त था, क्योंकि उसने मुट्ठियों से उस काले जानवर की रक्षा तोड़ी थी। ये नहीं चलेगा, इस दो पंख अजगर की रक्षा सच में बहुत जबरदस्त है, हम तीनों इसे हरा ही नहीं सकते। जब देखा कि उसकी तलवार दो पंख अजगर से टकराकर चिंगारियां निकाल रही है, रजत की आंखें चमकी और दिल में सोचा। इस पल सिर्फ रजत के मन में ऐसे ख्याल नहीं थे, और मंजी और कालू के भी ऐसे ही ख्याल थे। शुरू में उन्हें लगा था कि उनकी ताकत से वो चारों इस 8वें रैंक के काले जानवर से निपट लेंगे, पर अब उन्हें पता चला कि वो चारों उसकी रक्षा तोड़ ही नहीं पा रहे थे। लगता है भाड़ी का सैनिक बनना आसान नहीं, आरव ने धीमी आवाज में बोला जब उन्हें कड़ी लड़ाई लड़ते देखा। ठीक जब वो आगे जाकर हाथ बटाने वाला था, एक अनचाही घटना अचानक हुई। रजत जो पहले दाहिनी तरफ संभाल रहा था, उसने मौका देखा जब दो पंख अजगर ने मंजी पर हमला किया, और वो अचानक तेजी से पीछे हट गया। रजत बहुत तेजी से पीछे हटा और वो पलक झपकते ही लड़ाई के मैदान से निकल गया। उसके बाद वो मुड़ा और कुछ छलांगों में जंगल में गायब हो गया। कितना बेशर्म! रजत के अचानक जाने से बाकी तीन तुरंत भड़क गए।
काजल का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका इरादा था कि रजत पर तीर चला दे। पर जब देखा दो पंख अजगर मंजी पर खूंखार तरीके से हमला कर रहा है, तो वो तुरंत ये ख्याल छोड़कर तेजी से दो पंख अजगर पर कई तीर छोड़ने लगी। जब देखा रजत भाग गया, आरव ने चुपके से सिर हिलाया। उसने पहले सोचा था कि रजत बस थोड़ा घमंडी है, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि रजत कायर और मौत से डरने वाला है इतना कि सीधा साथियों को छोड़कर जान बचाकर भाग जाएगा। रजत के अचानक जाने और दाहिनी तरफ से दो पंख अजगर को रोकने वाला कोई न होने से मंजी और कालू पर दबाव तुरंत कई गुना बढ़ गया। पर दोनों ने पीछे हटने का नहीं चुना, क्योंकि एक बार उनमें से एक पीछे हटा तो आखिरी बचा इंसान बिल्कुल मर जाएगा। आरव, जल्दी भाग! तभी काजल मुड़ी और आरव पर जोर से चिल्लाई। उसके बाद वो मुड़ी और धनुष की डोरी खींचकर दो पंख अजगर पर कई तीर छोड़ने लगी। वो बिल्कुल नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक बार वो गई तो मंजी और कालू उसके दूर से दो पंख अजगर को रोके बिना बिल्कुल मर जाएंगे। जब सुना काजल तो आरव का दिल गर्म हुआ, क्योंकि इस पल भी सामने वाली ये औरत अब भी उसके बारे में सोच रही थी। आरव ने हाथ में काली लोहा तलवार कस ली और ठीक जब वो हमला करने वाला था, एक और अनचाही घटना हुई। काजल के चलाए तीरों में से एक सीटी मारता हुआ हवा में गया और सीधा दो पंख अजगर की दाहिनी आंख में घुस गया। इससे हुई तेज दर्द ने दो पंख अजगर को तुरंत पागल कर दिया और उसका विशाल शरीर जमीन पर पागलों की तरह मरोड़ने लगा। उसने मंजी और कालू पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसके विशाल पंख अचानक फड़फड़ाए और एक विशाल तेज हवा उठी, जबकि वो काजल की तरफ झपटा जो अब भी धनुष पर तीर चढ़ा रही थी। जब देखा दो पंख अजगर तुरंत उसकी तरफ झपटा, काजल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। दो पंख अजगर बिजली की रफ्तार से था और वो कुछ ही सांसों में काजल के सामने पहुंच गया। उसके बाद उसका विशाल मुंह खुला, फिर उसका खूनी मुंह काजल की तरफ काटने लगा। नहीं! जब देखा दो पंख अजगर का मुंह काजल की तरफ काट रहा है, मंजी पूरी तरह डर गया और वो पागलों की तरह गुस्से से दहाड़ा, जबकि दो पंख अजगर की तरफ पागलों की तरह दौड़ा। तारांकन अध्याय 19 भीतरी केंद्र। ठीक जब काजल वहीं सन खड़ी थी, आरव की परछाई चमककर काजल के सामने आ गई। क्लैंग! काली लोहा तलवार म्यान से निकली और उसके ठीक सामने वाले दो पंख अजगर पर तेजी से वार किया। तुरंत एक सुनहरी तलवार ऊर्जा काली लोहा तलवार की नोक से हिंसक तरीके से निकली और वो तुरंत दो पंख अजगर के सिर से टकराई। धम! इस पल दो पंख अजगर की बहुत सख्त पपड़ियां सड़ी लकड़ी जैसी लग रही थी, जो आरव की उस सुनहरी तलवार ऊर्जा से तुरंत टूट गई। दो पंख अजगर का विशाल शरीर दो टुकड़ों में कट गया और वो जमीन पर गिरा और धूल मिट्टी हवा में भर गई। जब ये नजारा देखा, मंजी और कालू जो बगल से दौड़कर आ रहे थे वहीं रुक गए। दोनों की आंखें 8वें रैंक के दो पंख अजगर को टकटकी लगाकर देख रही थी, जो दो टुकड़ों में कट चुका था। और फिर उन्होंने आरव को देखा, जो हाथ में तलवार लिए खड़ा था। वो काफी देर तक शौक से उबर नहीं पाए। आरव के पीछे खड़ी काजल सबसे पहले शौक से उभरी और उसकी खूबसूरत आंखों में अजीब सी चमक थी जब वो आरव की पतली सी लगने वाली पीठ को देख रही थी। पहले का वो नजारा बहुत हैरान करने वाला था। असल में सिर्फ काजल और बाकी ही नहीं हैरान थे, आरव खुद भी थोड़ा हैरान था। वो जानता था कि उसकी सुनहरी गूढ़ ऊर्जा जबरदस्त है। आखिर वो 8वें रैंक के काले जानवर की रक्षा तोड़ सकती थी, जबकि वो अभी हल्की सुनहरी रंग की थी। पर उसने कभी सोचा नहीं था कि ये सुनहरी गूढ़ ऊर्जा वाकई इतनी डरावनी होगी और इसने एक बार में दो पंख अजगर को दो टुकड़ों में काट दिया। थोड़ा सोचने के बाद आरव मोटा मोटा समझ गया। ये बात नहीं नकारी जा सकती कि उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा के बदलने के बाद उसकी ताकत और जबरदस्त हो गई थी, पर उसे दो पंख अजगर को दो टुकड़ों में काटने देना ऊर्जा चीर तलवार तकनीक का कमाल होना चाहिए था। वरना अगर वो मामूली तरीके से हमला करता तो भले वो दो पंख अजगर की रक्षा तोड़ पाता, वो बिल्कुल इतना डरावना नहीं होता। भाई भाई आरव, तू तलवार संप्रदाय का शिष्य है ना? तभी मंजी और कालू आरव के बगल में चले आए और मंजी ने आरव को देखते हुए कड़वी हंसी हंसकर बोला। पहले का वो नजारा सच में बहुत हैरान करने वाला था। नश्वर लोक के 9वें स्तर वाले चारों उसकी रक्षा नहीं तोड़ पाए, पर सामने खड़ा नश्वर लोक के 7वें स्तर का साधक एक तलवार वार से दो पंख अजगर को दो टुकड़ों में काट दिया। कहने की जरूरत नहीं, ये उनके आत्मविश्वास के लिए काफी बड़ा झटका था। आरव ने काली लोहा तलवार रख दी और सिर हिलाया, फिर बेरुखी से बोला, मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। हाँ, मैं अभी नहीं माना जाता। इन सामने वाले दो आदमियों के लिए उसके मन में ज्यादा अच्छी छाप नहीं थी। पहले जब उसने कहा कि वो नश्वर लोक के 7वें स्तर पर है, भले मंजी का रवैया रजत जितना खराब नहीं था, उसने जो ठंडा रवैया दिखाया वो बहुत साफ था।
मंजी को थोड़ा शर्मिंदगी हुई जब आरव का ठंडा और बेरुखा लहजा सुना। वो जानता था कि पहले रजत और उसके आरव के प्रति रवैये ने आरव को उसके बारे में अच्छी छाप नहीं बनाने दी। जब यहाँ तक सोचा, मंजी कड़वी हंसी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसने एक एक्सपर्ट से जान पहचान बनाने का ऐसा मौका गंवा दिया। मंजी ने कड़वी हंसी हंसी और आह भरी, फिर जमीन पर पड़े दूपंख अजगर को देखा और फिर बोला, भाई आरव, ये दूपंख अजगर। सामने वाला ये दूपंख अजगर आरव ने मारा था, तो ये आरव का होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरव को सिर्फ मैदान साफ करने के लिए कहा था और उन्होंने आरव को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया था, तो उनके बीच बराबर बांटने का कोई समझौता नहीं था। जब यहाँ तक सोचा, मंजी के दिल में पछतावा और गहरा हो गया। आरव ने दूपंख अजगर को देखा और गहराई से एक पल सोचा, फिर बोला, अगर भीतरी केंद्र है तो मुझे दे दो और बाकी सब तुम सब रख सकते हो। आरव को बिल्कुल पैसे की जरूरत नहीं थी और भीतरी केंद्र मांगने की वजह ये थी कि वो उत्सुक था और उसने पहले कभी भीतरी केंद्र नहीं देखा था। मंजी दिल में खुश हो गया जब आरव की बात सुनी। उसने पहले सोचा था कि उन्हें इस दूपंख अजगर का हिस्सा नहीं मिलेगा, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव सिर्फ भीतरी केंद्र चाहता है। आखिर भीतरी केंद्र के अलावा दूपंख अजगर की खाल भी बहुत कीमती थी और उसे उन तीनों के लिए बड़ा फायदा माना जा सकता था। आरव को शुक्रिया कहने के बाद मंजी और कालू जल्दी से दूपंख अजगर को चीरने लगे। आरव ने मंजी और कालू पर ध्यान नहीं दिया और वो मुड़कर काजल को देखने लगा। इस सेक्सी और प्यारी औरत के लिए उसके मन में काफी अच्छी छाप थी। वो धीरे धीरे उसके बगल में चला गया और जब देखा काजल उसे ऐसे देख रही है जैसे राक्षस को देख रही हो, तो वो नाक रगड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका और मुस्कुराकर बोला, क्या मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? काजल ने नजर हटाई और सिर हिलाया और फिर कड़वी हंसी हंसी और बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू वाकई इतना मजबूत है। पहले मैं ही बेकार में दखल दे रही थी। काजल को याद आया कि कैसे वो पहले आरव को बार बार कहती थी कि उसका बगल न छोड़े और उसका खूबसूरत चेहरा लाल नहीं होने से रोक नहीं पाई। मैं हमला करना चाहता था, पर तूने मुझे कभी नहीं करने दिया, तो इसके लिए तू मुझे दोष नहीं दे सकती। आरव ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। जब आरव की बात सुनी, काजल का चेहरा और लाल हो गया और उसने उसे घूर कर देखा, फिर बोली, हाँ, मैं बेकार में दखल दे रही थी। बोलते हुए वो मंजी और कालू की तरफ चल दी और उसे थोड़ा बुरा लगा जब सोचा कि आरव दिल में उसका मजाक उड़ा रहा होगा कि उसने पहले अपनी ताकत का ज्यादा अंदाजा लगाया। जब देखा काजल थोड़ी गुस्से में लग रही है, आरव जल्दी से काजल के रास्ते में खड़ा हो गया और गंभीर तरीके से बोला, बड़ी बहन काजल, गुस्सा मत हो। मैं सच में पहले जो तूने किया उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा तेरा मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने सच में तुझे दोस्त माना है। जब देखा आरव का गंभीर एक्सप्रेशन, काजल का एक्सप्रेशन नर्म हो गया। उसके बाद उसने आरव को देखा और पहले के अपने बर्ताव को याद करके शर्मा गई। वो दिल में बोली, मुझे क्या हो गया है? मैं उसकी राय की इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ? काजल जैसे कुछ सोचने लगी और उसका चेहरा और लाल हो गया। पर कुछ टाइम बाद उसने दिल में सिर हिलाया। जब देखा काजल का चेहरा शर्मा रहा है और शर्मीला लुक दिखा रहा है, आरव की पलकें फड़क गई जबकि दिल की धड़कन भी तेज हो गई। काजल को अब तक देखी सबसे खूबसूरत औरत कहा जा सकता था। उसका खूबसूरत चेहरा, पतला फिगर और खासकर वो भरा हुआ सीना जो जानवर की खाल को पूरा भर रहा था और लग रहा था जैसे जानवर की खाल के नीचे से फटने वाला है। आरव की नजर नीचे गई और काजल की खुली कमर पर रुकी। शायद इसलिए कि वो साल भर काले जानवरों का शिकार करती थी। उसकी खाल आम औरत जैसी बर्फ सी सफेद नहीं थी और वो सेहतमंद क्रीम रंग की थी। बेशक उसकी खाल मुख्य बात नहीं थी, मुख्य बात काजल की कमर का आकर्षण था। उसकी कमर पर ज्यादा मांस का निशान नहीं था। वो सपाट और चिकनी थी और छुए बिना महसूस किया जा सकता था कि वो कितनी नरम थी। एक आकर्षक और मोहक शक्ल, भरा हुआ सीना, पतला और सुडौल घुमावदार शरीर और उस जानवर की खाल टॉप और स्कर्ट के साथ काजल का पूरा शरीर वीर और परिपक्व आकर्षण दिखा रहा था। पहले उसके मन में इस खूबसूरत औरत काजल के लिए कोई और ख्याल नहीं था, नहीं उसने उसे ध्यान से देखा था। पर पहले की उसकी दयालु हरकतों ने वाकई उसके लिए बहुत अच्छी छाप बनाई थी और दिल में काजल एक ऐसी इंसान थी जो उसकी दोस्त बन सकती थी। पर अब काजल को करीब से देखने के बाद उसने देखा कि ये इंसान जो उसकी दोस्त बन सकती थी सच में बहुत खूबसूरत और लुभावनी थी। जब देखा आरव उसे घूर रहा है, काजल का एक्सप्रेशन तुरंत थोड़ा अटपटा हो गया, जैसे कुछ सोचा हो। उसकी आंखों की पुतलियां घूमी जबकि उसने मोहक मुस्कान दिखाई और बोली, क्या बड़ी बहन काजल खूबसूरत है?
जब ये सुना, आरव जो काजल का सुडौल फिगर निहार रहा था उसने बिना सोचे सिर हिला दिया। उसने अभी सिर हिलाया था कि दिल झटका, और फिर उसने काजल को देखा और देखा वो उसे झूठी मुस्कान से देख रही थी। आरव का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी में नाक रगड़ी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मंजी और कालू आरव के सामने आ गए, और मंजी ने एक सफेद छोटी उंगली जितना मोती निकाला और आरव को दिया, फिर बोला, भाई आरव, ये उस दोपन खजगर का भीतरी केंद्र है। सफेद मोती लेने के बाद आरव ने उसे ध्यान से देखा। भीतरी केंद्र बहुत छोटा था और पूरी तरह शुद्ध सफेद था। इतना ही नहीं, वो हल्की ऊर्जा की लहरें बिखेर रहा था। इस भीतरी केंद्र के क्या इस्तेमाल हैं? आरव ने हाथ में भीतरी केंद्र को देखते हुए पूछा। मंजी मुस्कुराया और बोला, भीतरी केंद्र के काफी इस्तेमाल हैं। उन्हें दवाई गोली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्हें काले जानवरों को खिलाया जा सकता है। बेशक, उनका सबसे बड़ा इस्तेमाल खजानों में जुड़ना है। बेशक, इसके लिए खजाने पर फॉर्मेशन उकेरने के लिए ताबीज मास्टर की जरूरत होती है। आरव की पलकें फड़क गईं जब ये सुना। उसने कभी सोचा नहीं था कि भीतरी केंद्र का इस्तेमाल उसके लिए किया जा सकता है, और उसने उसे सीने पर कपड़ों के पीछे रख दिया, फिर पूछा, सही, तुम सब अक्सर महावन पर्वत में काले जानवरों का शिकार करते हो, तो तुम्हें इस महावन पर्वत के इलाके से काफी वाकिफ होना चाहिए, है ना? मंजी ने सिर हिलाया और बोला, हम इस 500 किलोमीटर के इलाके से काफी वाकिफ हैं, पर इस दायरे से बाहर के इलाके के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि कुछ जबरदस्त भाड़े के सैनिक ग्रुप भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वहाँ के काले जानवर ज्यादातर पहले से जानवर राजा या उससे भी मजबूत होते हैं। जानवर राजा। आरव का एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर हो गया जब ये सुना। एक जानवर राजा इंसानों में पहला स्वर्गलोक एक्सपर्ट के बराबर था, पर उसकी लड़ाई की ताकत पहले स्वर्गलोक के इंसानी एक्सपर्ट से बिल्कुल ज्यादा थी। एक पल चुप रहने के बाद आरव ने पूछा, हम सांप जंगल से कब तक निकलेंगे? आरव ने पहले ही तय कर लिया था कि कुछ जबरदस्त काले जानवर ढूंढ कर लड़े, क्योंकि सिर्फ ऐसे काले जानवरों से लड़ाई ही उसकी ताकत बढ़ाएगी, और उसे अभी सख्त ताकत की जरूरत थी। मंजी ने सिर उठाकर टाइम देखा और फिर बोला, हम सांप जंगल से कल ही निकल पाएंगे, और हमें सांप जंगल में एक रात आराम करना होगा। सांप जंगल में आराम करना? आरव चौंका और बोला, सांप जंगल में इतने सारे सांप हैं, क्या यहाँ आराम करना सेफ है? बेवकूफ। काजल ने आरव को आंखें घुमाकर देखा और बोली, सांप जंगल के पेड़ों की पत्तियां और डालियां कसकर गुथी हुई हैं, और चांदनी भी रात में अंदर नहीं आ पाती। अंधेरे में अंधाधुंध सफर करना और खतरनाक होगा। आरव ने शर्मिंदगी में नाक रगड़ी जब ये सुना। ये पहली बार था कि वो खुद को तपाने निकला था, और वो इन सब से उतना वाकिफ नहीं था जितना वो थे। पर बेवकूफ कहलाने से वो अब भी थोड़ा शर्मिंदा था। जब देखा आरव का शर्मिंदा लुक, काजल बेकाबू हंसने लगी। इस पल उसने महसूस किया कि भले आरव की ताकत जबरदस्त थी, ये बिल्कुल पहली बार था कि वो खुद को तपाने निकला था। तो अगर ताकत को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो आरव कई पहलुओं में अब भी बहुत अनुभवहीन था। तारांकन अध्याय 20 अनचाही घटना। काले घने जंगल में एक धुंधली सी आग की लौ तेजी और जिंदा तरीके से फड़क रही थी, और वो मौत सी खामोश रात में गर्माहट और रोशनी की किरणें ला रही थी। कुछ लोग आग के चारों तरफ पालथी मारकर बैठे थे। आरव की पीठ एक बड़े पेड़ से टिकी थी, और हाथ में डाली लगातार सामने की आग को कुरेद रही थी। पहले की बातचीत से आरव को उन तीनों की थोड़ी बेहतर समझ मिल गई थी। तीनों हरियाली नगर नाम के शहर से थे, और वो तलवार संप्रदाय के सबसे करीब वाला शहर था। मंजी और काजल असल में भाई बहन थे, और उनके परिवार की कई पीढ़ियां भाड़े के सैनिक थे जो काले जानवरों का शिकार करके परिवार चलाते थे। जहां तक कालू की बात है, जो अब तक नहीं बोला था, वो इसलिए नहीं कि उसका मिजाज ठंडा और बेरुखा था, और वो इसलिए था क्योंकि कालू गूंगा था। भाई आरव, तू सच में तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं है? इस पल मंजी ने आरव को देखा और थोड़ी उत्सुकता से पूछा। जब मंजी की बात सुनी, काजल और कालू ने भी आरव को देखा। कहने की जरूरत नहीं, पहले का वो नजारा जहां आरव ने दूपन खजगर को एक बार में चीर दिया था, उसने सच में उन्हें झकझोर दिया था। इस तरह की ताकत बिल्कुल ऐसी नहीं थी जो कोई मामूली आजाद साधक या छोटे वंश का शिष्य हासिल कर सके। जब सोचा कि कैसे उन्होंने आरव को मैदान साफ करने के लिए कहा था, तो उनके चेहरे मदद के बिना शर्मिंदगी से जलने लगे। मैं अभी नहीं माना जाता। सही। आरव ने आग कुरेना बंद किया और उन तीनों को देखा, फिर बोला, तुम सब क्या करने वाले हो अगर भविष्य में उस साथी से मिले, रजत से? जब ये नाम सुना, तो सबका एक्सप्रेशन थोड़ा बदसूरत हो गया। काजल ने ठंडी हुंकारी भरी जबकि चेहरे पर नफरत बिल्कुल नहीं छुपाई। वो बोली,
इस बंदे के इरादे शुद्ध नहीं थे जब वो हमारे साथ जुड़ा था। मैं पहले सोचती थी कि वो बस थोड़ा घमंडी है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना काया होगा। वो वाकई साथियों को छोड़कर जान बचाने भाग गया। मैं जब उसे फिर देखूंगी तो उसके सिर में तीर मार दूंगी। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया जब गुस्से में काजल को देखा। लगता है कि रजत जो खुद भाग गया उसने सच में उसे भड़का दिया है। मंजी ने सिर हिलाया और आह भरी फिर बोला, भूल जाओ, चलो ऐसे इंसान से आगे कुछ लेना देना नहीं रखते। भूल जाओ, काजल ने थोड़े गुस्से से कहा। बड़े भाई, अगर आरव न होता तो हम तीनों पहले ही दो पंख अजगर के हमलों के नीचे मर चुके होते। हम इसे कैसे भूल सकते हैं। कालू ने उदास एक्सप्रेशन दिखाया जब उसने हाथ में खंजर हवा में यूं ही घुमाया और उसने इस तरीके से रजत के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। दोनों को गुस्से में देखते हुए मंजी ने सिर हिलाया और आह भरी फिर बोला, मैं कैसे चाहूंगा कि इसे भूल जाऊं। काजल, तू सही है। अगर भाई आरव यहाँ न होता जब वो लड़ाई के बीच भागा, तो ये बिल्कुल हमें तबाह कर देता। पर तुम सब अनजान हो कि उसका बड़ा भाई हरियाली नगर में जनरल है। अगर हम उससे निपटे और खबर फैली, तो हम हरियाली नगर में पैर नहीं जमा पाएंगे। जब ये सुना, काजल और कालू के होंठ हिले, पर आखिर में चुप रहे। हरियाली नगर में जनरल बनने के लिए कम से कम पहला स्वर्गलोक एक्सपर्ट होना चाहिए, और ऐसा एक्सपर्ट कोई नहीं था जिसका वो सामना कर सके। एक पल की खामोशी के बाद काजल ने ठंडी हुकारी भरी और बोली, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हरियाली नगर लौटने के बाद हम उसके साथियों को छोड़ने की खबर फैला देंगे। देखते हैं कौन उसे अपने ग्रुप में शामिल करेगा। मंजी और कालू ने ये सुनकर सिर हिलाया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो खुद दिल में थोड़ा बोझ महसूस करेंगे। जैसे काजल ने कहा था, जब तक वो खबर फैला देंगे, तो रजत बिल्कुल हरियाली नगर के भाड़े के सैनिकों की दुनिया की शर्म बन जाएगा। आखिर लड़ाई के बीच भागना और साथियों को छोड़ना भाड़े के सैनिकों की दुनिया के वर्जित काम थे। क्या हरियाली नगर शांतिपुर के करीब है? तभी आरव ने अचानक ये सवाल पूछा। तीनों चौंके और नहीं समझे कि आरव ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। मंजी मुस्कुराया और बोला, भले हम कभी शांतिपुर नहीं गए, वो करीब होना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी शांतिपुर के भाड़े के सैनिकों से मिले हैं जो महावन पर्वत में काले जानवरों का शिकार करने आए थे। जब यहाँ तक बोला और आरव को देखा फिर बोला, क्या हो सकता है कि भाई आरव शांतिपुर से है? आरव ने सिर हिलाया और फिर उन्हें देखा जबकि सोच में खोया लग रहा था। जब देखा आरव इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, तो तीनों बहुत समझदार थे और इसके बारे में पूछना जारी नहीं रखा। थोड़ी देर खामोशी के बाद मंजी को लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है, और वो खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। चारों तरफ पूरी तरह काला और मौत सी खामोशी थी। उसने त्योरी चढ़ाई और एक पल सोचा, फिर बगल में चुप बैठे कालू से बोला, कालू, चलो हमारे चारों तरफ जानवर राजा का गोबर छिड़क देते हैं। बहुत खामोश है और कुछ ठीक नहीं लग रहा। कालू ने ये सुनकर सिर हिलाया और फिर दोनों दूर की तरफ चल दिए। आरव कुछ सोच रहा था जब काजल अचानक उसके बगल में बैठ गई। जब उसने आरव को देखा, काजल की खूबसूरत आंखों में अजीब सी चमक आई। आरव का चेहरा थोड़ा पतला था, उसके नैन नक्श साफ थे और उसके काले घने बाल थे। भले उसे सुंदर लड़का नहीं कहा जा सकता था, पर वो फिर भी हैंडसम था। बेशक मुख्य बात आरव की ताकत थी। भले वो सिर्फ नश्वर लोक के 7वें स्तर का साधक था, उसकी ताकत को डरावनी कहा जा सकता था। उसके पास आरव के लिए थोड़ी अच्छी छाप थी, क्योंकि आरव की नजर दूसरों जैसी उस पर घूरने वाली नहीं थी। तो वो रास्ते भर आरव का ख्याल रखती रही। पर जब उसने आरव को उसके सामने लड़ाई के देवता की तरह खड़े होकर दो पंख अजगर को एक बार में दो टुकड़ों में काटते देखा, वो जानती थी कि उस पल से उसके मन में इस जवान के लिए अजीब सा एहसास था। दक्षिणी इलाके में मजबूत लोग हमेशा आकर्षक होते थे। जब बगल में खूबसूरत औरत की नजर महसूस की, आरव ने सिर घुमाकर काजल को देखा, फिर बोला, क्या है? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। काजल ने जल्दी से नजर हटाई जबकि चेहरा थोड़ा शर्मा गया। शुक्र है, रात गहरी थी, तो साफ देखना नामुमकिन था। थोड़ी देर खामोशी के बाद काजल ने एक बार फिर आरव को देखा और बोली, छोटे भाई, चूंकि तेरी ताकत इतनी जबरदस्त थी, तूने विरोध क्यों नहीं किया जब हमने तुझे मैदान साफ करने को कहा, या जब रजत बार बार तेरा मजाक उड़ा रहा था? आरव मुस्कुराया और बोला, लो प्रोफाइल रहना बेहतर है। अगर किसी की ताकत असाधारण जबरदस्त है तो ठीक है, पर अगर मेरी जैसी ताकत है, तो कम से कम अनगिनत लोग हैं जिनकी ताकत मुझसे जबरदस्त है महावन पर्वत में। अगर मैं हाई प्रोफाइल रहूं, तो मैं सच में मौत को बुला रहा होता। 1 साल मजदूर शिष्य के तौर पर रहने से उसे कई बातें समझ आ गई थी।
अगर कोई हाई प्रोफाइल रहता है जबकि उसके पास कोई ताकत नहीं, तो वो सच में मौत को बुला रहा होता। जैसे मैनेजर शू और दू शियू, अगर वो मजदूर शिखर पर थोड़ा लो प्रोफाइल रहते, तो शायद उन्हें ऐसे नतीजे नहीं भुगतने पड़ते। काजल की आंखों में हैरानी की चमक आई। साल भर भाड़े के सैनिक के तौर पर रहने से उसे हर तरह के जीनियस देखने को मिले थे, और लगभग सारे मजबूत जीनियस बहुत घमंडी थे और लगते थे जैसे डरते हों कि दूसरों को उनकी ताकत का पता न चले। दूसरी तरफ सामने वाला ये जवान उन जीनियसों का घमंड बिल्कुल नहीं रखता था, और वो लो प्रोफाइल रहना जानता था। इस तरह की सोच और परिपक्वता ने उसे सच में थोड़ा हैरान कर दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद मंजी के अलावा बाकी सब आराम करने चले गए। भले जानवर राजाओं का गोबर चारों तरफ छिड़का हुआ था, मंजी और बाकी बिल्कुल लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, तो वो बारी बारी से पहरा देने लगे। रात गहरी, घना जंगल काले अंधेरे से ढका था। इस काले और मौत सी खामोश जंगल में आरव के सामने की आग एक भूतिया लौ जैसी थी जो उदास और थोड़ी डरावनी लग रही थी। हिस्टिल्ड, अचानक एक हिस की आवाज पहले से खामोश जंगल में गूंजी। शुरू में सिर्फ एक हिस थी, पर थोड़ी देर में जैसे 100 से ज्यादा लगने लगी, और थोड़ी देर बाद जैसे पूरा जंगल हिस से भर गया। आरव और बाकी जाग गए थे जब पहली हिस गूंजी थी, और आरव खड़ा होने ही वाला था कि काजल जो उसके बगल में लेटी थी ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया, फिर हल्के से सिर हिलाया। जब देखा काजल का गंभीर एक्सप्रेशन, आरव ने मंजी और कालू को देखा जिनके भी गंभीर एक्सप्रेशन थे, और जब देखा उन्होंने भी उसकी तरफ सिर हिलाया, तो वो जानता था कि इस पल वो हिल नहीं सकता। उसने तुरंत हल्के से सिर हिलाया, और फिर वहीं रुका और चुपचाप हालात बनते देखता रहा। एक वक्त के लिए चारों मूर्तियों जैसे थे। हिस रुक नहीं रही थी, उल्टा वो और ज्यादा हो रही थी, और आग की कमजोर रोशनी पर भरोसा करके कुछ लोग देख पा रहे थे कि चारों तरफ कई चीजें रेंग रही थी। शुक्र है जानवर राजा का गोबर चारों तरफ छिड़का था, तो वो रेंगने वाली चीजें उनकी तरफ नहीं रेंगी, और वो जानवर राजा के गोबर के घेरे के बाहर रेंगती रही। जब उन रेंगने वाली चीजों को देखा, आरव और बाकियों की खोपड़ी थोड़ी सुन्न होने लगी। वो चीजें बेशक सांप थे। अगर सिर्फ कुछ दर्जन सांप होते, तो सब बिल्कुल डरते नहीं। पर अब चारों तरफ कम से कम 10,000 से ज्यादा सांप थे। इतना ही नहीं, कुछ विशाल अजगर भी थे। इस पल आरव वाकई बगल में खूबसूरत औरत से पूछना चाहता था कि आखिर क्या हो रहा है, पर उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। वो डरता था कि जैसे ही वो पूछेगा, तो वो सांप निडर होकर आगे बढ़ेंगे। भले उसकी ताकत कमजोर नहीं थी, अगर वो रात में इन सांपों से घिर गया, तो उसके बचने की संभावना भी बहुत कम होगी। खासकर जब ये सांप जंगल था। वो नहीं जानता था कि सांप जंगल में कितने सांप हैं, पर बिल्कुल कम नहीं होंगे। जब सोचा कि अनगिनत सांपों के घने झुंड से घिर जाएगा, तो आरव की खोपड़ी थोड़ी सुन्न होने लगी। ये सिर्फ आरव नहीं था जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, मंजी और बाकी भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पहले वो अनगिनत बार सांप जंगल में आराम कर चुके थे, पर उन्होंने कभी ऐसी हालत का सामना नहीं किया था। तो मंजी और बाकी डरे हुए और उलझन में थे। चारों तरफ और सांप आते रहे, और वो लगातार उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़ते रहे। सांप एक दूसरे पर रेंग रहे थे और ढेर के ढेर बना रहे थे। ऐसा नजारा मंजी और बाकियों को डर से कांपने लगा। शुक्र है वो सांप जानवर राजा के गोबर से घिरे इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, वरना वो सब बिल्कुल मर चुके होते। काजल का हाथ आरव का हाथ जोर से दबा रहा था जबकि माथा ठंडे पसीने से ढका था। आखिर में उसने बस आंखें बंद कर ली, पर अनगिनत हिस आवाजों ने उसे डरने से रोक नहीं पाया, और फिर ये डर उस ताकत में बदल गया जो आरव का हाथ मसल रही थी और सता रही थी। तांबे जैसी सख्त खाल के साथ भी आरव को अब भी इससे दर्द महसूस हुआ। उसने सिर घुमाकर काजल को देखा, पर देखा उसकी आंखें कसकर बंद थी, और उसका रंग पीला था जबकि शरीर हल्के से कांप रहा था। उसके बाद वो मुड़कर मंजी और कालू को देखने लगा, और उसने देखा कि दोनों की भी ऐसी ही हालत थी। आरव ने त्योरी चढ़ाई। वो जानता था कि अगर ऐसा चलता रहा, तो वो दबाव की वजह से पागल हो जाएंगे जो ऐसी हालत में महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं, अभी वो हिले नहीं थे तो ठीक था, पर एक बार वो हिले, तो चारों तरफ के वो सांप बिल्कुल निडर होकर लहरों की तरह उन पर झपटेंगे। उस वक्त वो सब बिल्कुल मौत से नहीं बच पाएंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब सोचा कि अनगिनत सांपों से घिरकर हमला होने का नजारा कैसा होगा, आरव ने खुद को शांत होने पर मजबूर किया। वो जानता था कि ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी, वरना वो बिल्कुल सांप जंगल में आराम करने नहीं चुनते। तो भले पहले नहीं हुआ था, अब हुआ था,
और वजह ये होनी चाहिए कि उन्होंने इन सांपों को नाराज कर दिया था। हमने इन सांपों को नाराज किया। जब यहाँ तक सोचा, आरव की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसने वजह सोचने की बड़ी कोशिश की। सरसर, सरसर। ठीक इस पल वो सांप आखिर जानवर राजा के गोबर को नजरअंदाज कर चुके थे और वो लहर के बाद लहर आरव और बाकियों की तरफ बढ़े।